केमिकल काइनेटिक्स क्लास +2। आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आप डिफरेंस देखिए, जो कि आपके क्लास +2 में आता भी है, जो सीबीएसई के एग्जाम्स होंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप अच्छे से स्टडी कर चुके हो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन को आप लिखेंगे। उस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स होंगे और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पावर्स लिखी होती है उनके सम को आप कहते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा। इसको आप एक्सपेरिमेंटल डाटा से ऑब्टेन करते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल द पावर ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी रिएक्टेंट्स लिखे गए हैं, आपको याद होगा फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू सपोज A और B। आपने दो रिएक्टेंट लिए, X और Y, इनकी वैल्यूज आई हैं पावर की एक्सपेरिमेंट से, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था X प्लस Y। ये याद रखिएगा, है ना। ऑन द अदर हैंड, अब यहां पे ध्यान दीजिए, जो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन है इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये एक्चुअली हमें क्या बताता है? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कोलाइड करते हैं इफेक्टिवली टू ब्रिंग अबाउट द प्रोडक्ट। यानी कि कितने के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे टू ब्रिंग द रिएक्शन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। सो दिस इज कॉल्ड molecularity of reaction. So number of molecules or atoms collide effectively and simultaneously. एक साथ कोलाइड करेंगे और इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। इफेक्टिवली कोलाइड का मतलब क्या हो गया कि उन एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की जो ओरिएंटेशन है, जो साइज है, जो एनर्जी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई कहीं से भी आके कोलाइड कर रहा है और रिएक्शन करवा पा रहा है, ठीक है। तो उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी, हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने पहले भी देखा, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन इवन फ्रैक्शन आल्सो। कई रिएक्शन जो हैं वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी आया है, जैसे एसिटाल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन दिया था आपको, इसके बारे में और डिटेल स्टडी करवाएंगे। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कोलाइड करेंगे, यानी कि ना तो ये जीरो हो सकता है, ना ही नेगेटिव और ना ही फ्रैक्शन। ये हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गया? पॉइंट साथ साथ में याद हो रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो सकती है, बट मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी मोर देन 3। अगर एक ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उन्हें कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं, देन दे आर कॉल्ड बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बहुत रेयर ऐसे रिएक्शन होंगे जो एक ही स्टेप में 3 एटम्स या 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट। इट मींस इट इज एक्सप्लेन्ड ओनली फॉर द सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके पास मॉलिक्यूलैरिटी की, कि ये आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है सारी की सारी, दिस इज ओनली फॉर अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कोई ऐसा रिएक्शन हुआ जिसके अंदर एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तो वहां पे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दैट रिएक्शन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। हाँ, उस रिएक्शन के अंदर जो स्टेप्स हो रहे हैं उस स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हो, किसी एक इंडिविजुअल स्टेप की बता सकते हो, बट पूरे के पूरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी अगर मल्टी लेवल स्टेप है तो आप नहीं बता सकते। बट मल्टी स्टेप के अंदर ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हो, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हो। और आपको पहले ही बताया है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कौन डिटरमाइन करता है? स्लोएस्ट स्टेप। कौन सा स्टेप होता है? स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करता है। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन है क्या होता है? By definition, the number of reacting species that may be molecule, atom or ion which collide simultaneously, जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली मतलब एक टाइम पे एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, एंड इफेक्टिवली, और वो कोलिजन इफेक्टिव भी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आके कोलाइड कर रहा है ना।
वो कोलिजन इफेक्टिव भी होना चाहिए, सो दैट यू कैन फॉर्म अ प्रोडक्ट, सो दे आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो कितने के नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल एट अ टाइम कोलाइड करेंगे टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अब इफेक्टिवली वर्ड यूज किया गया है कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी के अंदर यह बताया जाता है कि जब दो एटम एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर साइज और प्रॉपर एनर्जी गेन करके कोलाइड करेंगे तब ही वो प्रोडक्ट बना पाएंगे। सपोज एनर्जी कम ले गए, टकरा के वापस चले गए, कुछ हुआ ही नहीं, उसका क्या करना, ठीक है ना। सो देयर कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव, देन the number of that reacting colliding species are called molecularity of a reaction। अच्छा, molecularity of reaction कभी भी हमें complex reaction के लिए नहीं वैल्यू देता है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए और बी दो रिएक्टेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं पुत्र, तो रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन से आपने इक्वेशन बनाया के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रेज़ टू 1 and 1। अब यहां पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसके पुत्र 1 और 1, वो ये वाली नहीं है, वो लकीली सेम आ गया है। असलियत में हमने तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से ऑब्टेन करनी है वैल्यू। मेरी बात समझ में आ गई ना। लॉ ऑफ मास एक्शन वाला 1 नहीं है यहाँ पे आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की पावर को ऐड करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया यहाँ पे 2। अब मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए आप दोबारा से रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज देखेंगे। तो आप देखिए ए और बी दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली ए और बी कोलाइड किए होंगे तब वहां पे प्रोडक्ट बना होगा। तो इस हिसाब से मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आ गई, 2। तो यहां पे हम कह सकते हैं सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम वैल्यू लेके आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 90 to 99% केसेस में होगा, बट स्टिल देयर आर सम केस जो हम अभी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू वेरी भी करेगी। तो यहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं पुत्र। सबसे पहले डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपको अच्छे से याद होगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा रेट कांस्टेंट इनटू H2O2 रेज़्ड टू पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया इसका 1। अब अगर आप बैलेंस करते तो 2-2 आ जाता है, लेकिन असलियत में इसका एक ही मॉलिक्यूल, मैंने लिखा है 1 स्टेप में एक ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड पार्टिसिपेट करेगा, वो डिकंपोज होके वाटर और ऑक्सीजन गैस देगा। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 1। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 1, यानी कि ये हुआ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसे ही वन मोर एग्जांपल, अमोनियम नाइट्रेट का डिकंपोजिशन, इट विल गिव यू नाइट्रोजन एंड वाटर। अगेन दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटल डाटा से रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आती है K इंटू अमोनियम नाइट्रेट रेज़्ड टू पावर 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ 1। अब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी 1, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, 1। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आप सिंपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख के कितने कोलाइड हो रहे हैं आप मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जहां पे आपको कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। सपोज 2 हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करते हैं टू गिव अस हाइड्रोजन एंड आयोडीन। सिंगल स्टेप के अंदर यहाँ पे एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आपस में कोलाइड करते हैं, तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन से आएगा, है ना। तो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और मॉलिक्यूलैरिटी आता है एक्चुअली कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, तो मैंने यहाँ बताया कितने कोलाइड कर रहे हैं, 2, हेंस इट इज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कोलाइड कर रहे होंगे तो उसको आप कह सकते हो ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। उधर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होंगे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से तो लगेंगे शायद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है, बट एक्चुअली उनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब एक्सपेरिमेंटल डाटा से मेजर किया जाएगा वो डिफरेंट आएगा, वो डिफरेंट आएगा। सो द रिएक्शन व्हिच एक्चुअली आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज शोन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन दीज केसेस, ऐसे केसेस के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मे नॉट इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होगा। पिछले केसेस जो आपने देखे वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन सेम आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के जहां पे
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होगा। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। याद कीजिए, ये आपको बताया गया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर भी हम देख लेते हैं, एसिटिक एसिड लिया आपने एक एस्टर लिया और उसको हाइड्रोलाइज करवाया विद वाटर, देन यू विल गेट एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। ठीक है, दिस इज इथाइल इथोनेट। अच्छा, अब जब आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे नॉर्मली तो वो होना चाहिए के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बट यहाँ पे वाटर जो है वो क्या है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। क्या है पुत्र? वाटर सॉल्वेंट है, यानी कि वाटर के नंबर ऑफ मोल्स इस एस्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा होंगे। हम कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर 10 मोल मैं एस्टर के डाल रहा हूं तो हो सकता है 1000 मोल्स वहां पे आपके वाटर के हों। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन उसके हिसाब से वाटर पे डिपेंड करेगा? नो। ये एक्सपेरिमेंटली भी पाया गया दैट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर डिपेंड ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर्स। तो ये जो K डैश है ये हमने एक नया कांस्टेंट ले लिया, सपोज रेट कांस्टेंट इनटू द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो सॉल्वेंट है तो वाटर की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। 1000 10,000 में से अगर आपने 10 मोल्स यूज कर भी लिए तो भी बहुत बड़े हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वाटर को, तो यानी कि वो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को K से मल्टीप्लाई किया तो एक नया कांस्टेंट हमने लिख दिया K डैश। तो ये है आपका एक्चुअली मेन रेट ऑफ रिएक्शन बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन विच हेल्प टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया पुत्र? 1। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो कोलाइड होंगे। अकेला एस्टर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, आपको हाइड्रोलाइज करने के लिए वाटर डालना ही पड़ेगा। तो यानी कि एटलीस्ट 1000 में से कोई 1 मोल तो जाके स्ट्राइक करेगा। तो यही तो हम कह रहे हैं, जो एक्चुअली कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, उन्हीं को तो हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हो गए जो कोलाइड कर रहे हैं? बता 2। तो इस केस के लिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 2। हेंस इट इज नेम्ड एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेकिन देखने में नहीं लगता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Inversion of cane sugar is again another example of pseudo first order reaction। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका केन शुगर होता है स्टार्च, जब उस सुक्रोज उसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो प्रोवाइड करवाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज लीवोरोटेटरी, लेकिन इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें डेक्स्ट्रो और लीवोरोटेटरी दोनों तरह के प्रोडक्ट बन जाते हैं। लेकिन डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वांटिटी में, कंसंट्रेशन में, नंबर ऑफ मोल्स में ज्यादा बनता है, इसलिए इसे कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब अगेन रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज आप यूज करोगे यहाँ पे इनटू रेट कांस्टेंट होता। पर जैसा अभी हमने देखा है कि वाटर जो है वो क्या है? एक सॉल्वेंट है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट नहीं करता। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज है, केन शुगर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एक्चुअली ये दोनों मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। तो यानी कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है इसकी भी? 2। दिस इज अगेन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मतलब अब आप मल्टी स्टेप रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेते हैं जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में आता है। सपोज एसिटाल्डिहाइड जब डिकम्पोज होता है तो वो देता है हमें अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा मैंने लिखा है कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि एसिटाल्डिहाइड एक ही स्टेप में डायरेक्टली मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बना होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हुए होंगे, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड रेज्ड पावर 1.5, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया उत्तर? 3/2। अब अगर आप बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी, तो आपको क्या लगती है? आप सपोज करके रखिएगा, मैं सेकंड केस भी ले लेता हूं। एक और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ NO2 प्लस CO2 विल गिव्स NO प्लस CO2। अब अगेन एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन, बट इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज्ड पावर 2। तो यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2।
अब इन दोनों केस के अंदर मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, मैं आंसर दे रहा हूं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो सर ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी कि इन दोनों केस के अंदर मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है पुत्र, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। हाँ, इनके अंदर जो स्टेप्स हो रहे हैं उन स्टेप्स की अगर आप मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन फाइंड करवाना चाहते हो तो एलिमेंट्री रिएक्शन लिख के दीजिए, हम उसकी बता देंगे। पर एज अ होल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वी कैन नॉट फाइंड आउट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉलिक्यूलैरिटी मैक्सिमम वैल्यू शुड गो अप टू 3, यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी हो या बराबर हो। क्यों? क्योंकि देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी फॉर द 3 और मोर देन 3 स्पीशीज टू कोलाइड इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग प्रोडक्ट। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 एटम या मॉलिक्यूल या आयंस ही कोलाइड कर सकते हैं टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट इफेक्टिवली, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया। ठीक है, तो यानी कि इन दो केसेस में आप देखिए, यहां पे अगर मैं देखूं तो देखने के हिसाब से लगता है मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है सर, 4, 3 मॉलिक्यूल इसके एक इसका, लेकिन एक्चुअली जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 4 नहीं है, वो आप लिखोगे मैक्सिमम तक। सर इतने सारे एटम में मैक्सिमम 3 ही कोलाइड कर सकते हैं, तो ये है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3। क्लियर हो गया पता? देखने में लगता है ना कि 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक नाइट्रोजन का कोलाइड करेगा तो शायद 4 मॉलिक्यूलैरिटी होगी, लेकिन 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो सर हो सकता है फिर एक और हाइड्रोजन बाद में आके कोलाइड किया होगा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंगल स्टेप नहीं का। अब यहाँ पे देखिए 5 + 1 6 + 6 12, तो क्या लगता है मॉलिक्यूलैरिटी 12 होगी। तो आप खुद ही सोचिए 12 एटम्स या 12 आयंस साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकते हैं, तो यानी कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी अगर आपको लिखनी होगी आप मैक्सिमम 3 लिखेंगे, या फिर आपको एलिमेंट्री स्टेप दिया जाए तो आप उसकी फाइंड करके बता सकते हैं। क्लियर हो गया पता? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड।